हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो लाइट में आज हम प्रीवियस लेक्चर में जितना हमने पढ़ा था उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम स्नेल्स लॉ के बारे में कुछ डिस्कशन किए थे। आज हम देखेंगे कि शिफ्टिंग, फिर देखेंगे ग्लास स्लैब, फिर रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब, फिर TIR, ये सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं। इसके बाद हम लेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें कि स्नेल्स लॉ होता क्या था, तो देखिए अगर हम स्नेल्स लॉ की बात कर रहे हैं, बस जस्ट इसको एक बार रिवाइज कर लें। स्नेल्स लॉ में हमने देखा था कि अगर कोई लाइट रे आ रही है, ठीक है, एक मीडियम से और ये दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 हो और यहाँ पे n2 ग्रेटर देन n1 हो, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज़्यादा हो, मतलब ये डेंसर मीडियम हो जाएगा और ये रेयरर मीडियम हो जाएगा। तो लाइट रे जैसे ही इस पर टकराती थी तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती थी। ये होता था एंगल I और ये होता था एंगल R। तो यहाँ पे हमने देखा था कि स्नेल्स लॉ लगता कैसे, n1 sin I, तो हम बोलते थे n1 sin I इज इक्वल्स टू हो जाता था n2 sin R, तो हम लिख देते थे n2 sin R, ये हो जाता था। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ ये होता था। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, इसी को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे कि sin I अपॉन sin R, sin I और इसको इधर लेके आए sin R, ये n2 बच गया तो n2 और ये इधर चला जाएगा अपॉन n1। तो ये होते थे स्नेल्स लॉ और इसे आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं शिफ्टिंग, कि शिफ्टिंग मतलब चलिए उस चीज़ को देखते हैं। जैसे देखिए शिफ्टिंग वाले में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा इसे। ठीक है, जैसे ये कोई अपन बाल्टी ले लेते हैं, टब ले लें और टब में हम इतना वाटर भर दें। ठीक है, ये हमने वाटर भर दिया इसके अंदर। फिर हम क्या करते हैं, जो इसका एंड पोर्शन है, मतलब ये बॉटम है, बॉटम पे हमने एक कॉइन रख दिया है। ठीक है, बॉटम पे हमने एक कॉइन रख दिया है। अब हम देखना चाहते हैं कि ये कॉइन ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, मतलब शिफ्ट किधर होगा। तो देखिए जब हम देख रहे हैं बाहर से, ठीक है, हम बाहर से देख रहे हैं, मतलब हम डेंसर मीडियम से देख रहे हैं, रेयरर मीडियम से देख रहे हैं, डेंसर मीडियम में एक कॉइन रखा गया है। तो देखिए होता क्या है, ये कॉइन कुछ ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ये कॉइन कुछ ऊपर शिफ्ट हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसे ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे आप पानी में मछली देखते हैं, तो जब आप मछली देखते हैं तो एक्चुअल में मछली वहाँ नहीं होती है जहाँ दिखाई पड़ती है, वो मछली हमें ऊपर दिखाई पड़ती है और इसे हम मतलब ऊपर दिखाई पड़ती है, जबकि मछली होती है नीचे। ठीक है, मतलब हम देख पाते हैं उसके अपेरेंट डेप्थ को, रियल डेप्थ को उसको नहीं जान पाते हैं। ठीक है, मतलब वो रियल में कहीं और होती है, हमें उसका वर्चुअल प्लेस दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिए, कॉइन यहाँ था, हम मान लेते हैं कि यहाँ से ये जो हाइट है वो कैपिटल H है। ठीक है, अब ये कॉइन जो होगा कुछ ऊपर शिफ्ट होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, मतलब शिफ्ट होता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा, वो ऊपर ही आपको दिखाई पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये ऑब्जेक्ट है और ये उसकी इमेज बन जाती है। ठीक, अब देखिए होगा क्या कि हम मान लेते हैं कि ये बॉटम से टॉप से बॉटम तक की हाइट कैपिटल H है और हम ये हाइट मान लेते हैं स्मॉल h के बराबर। ठीक है, तो अगर शिफ्टिंग की बात करें तो क्या शिफ्टिंग यही है, पहले जो कॉइन था यहाँ पे था लेकिन कॉइन शिफ्ट हो गया है यहाँ पे, तो हमें यही शिफ्टिंग देखना होगा कि शिफ्टिंग कितना हुआ है। इसके लिए आप एक फार्मूला ध्यान रखिएगा, और डायरेक्टली फार्मूला यहाँ पे हम बोलेंगे अपीयरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ। ठीक है, ये है अपीयरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे बोलते हैं कि n1 अपॉन, ऐसे नहीं, हम मान लेते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, तो हम बोलेंगे n1 अपॉन n2। अब इसे याद कैसे रखेंगे, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर वाला वो होगा जहाँ से हम देख रहे हैं, जहाँ से हम देख रहे हैं,
तो देखिए जहाँ से हम देख रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा गया है, यानी कि हम मीडियम की बात कर लेते हैं, ठीक है, मीडियम की बात कर लेते हैं। अगर आप इस तरीके से याद रखेंगे तो आप रियल डेप्थ अपॉन अपीयरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ ये आसानी से समझ सकेंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्या लिखा गया है, अपीयरेंट डेप्थ ये, और ये है आपका रियल डेप्थ। चलिए ध्यान रखिएगा। अब ये तो हो गया। अगर हम अपीयरेंट डेप्थ की बात करें तो देखिए अपीयरेंट डेप्थ यही है, यानी कि हम बोलेंगे स्मॉल एच अपॉन में। अब देखिए रियल डेप्थ का मतलब कैपिटल एच, यानी कि ये कैपिटल एच है, इज इक्वल्स टू n1, मतलब जहाँ से हम देख रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जहाँ पर कॉइन रखा गया है यानी कि जिस मीडियम में हम देख रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 ये हो गया, ठीक है। अगर हम शिफ्ट निकालें तो यहाँ से देखिए इसको हम लिख सकते हैं, स्मॉल एच हम निकालें तो स्मॉल एच इज़ इक्वल्स टू, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिखेंगे n1 अपॉन n2 इंटू एच, ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि कॉइन कितना शिफ्ट हुआ है, तो हम लिखेंगे शिफ्ट। अब शिफ्ट में लिखेंगे कैपिटल एच। देखिए शिफ्ट का मतलब IO, मतलब हम जानना चाहते हैं IO इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा, अगर पूरे में से इसको घटा दें, पूरे में से इसको घटा दें तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो पूरा कितना है H माइनस ये स्मॉल h, ठीक है। अगर हम देखें तो h तो ठीक है, अगर स्मॉल h की बात करें तो ये लिखा गया है n1 अपॉन n2 इंटू एच, ये लिखा गया है, ठीक है। यहाँ से h हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस n1 अपॉन n2। तो खैर ये शिफ्ट था, इसे आपको ध्यान रखना है। कुल मिला के आपके सिलेबस में कितना है वो बातें ध्यान रखिए। हमारे सिलेबस में दिया गया है कि अगर कॉइन को यहाँ पे रखते हैं तो अगर हम एयर से देख रहे हैं तो कॉइन कहाँ पे शिफ्ट होता है, तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझना होता है कि जो कॉइन होता है वो कुछ ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अगर इसी तरीके से हम डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में किसी पार्टिकल को, किसी ऑब्जेक्ट को देखें तो वो ऊपर दिखाई पड़ता है, ठीक है, वो और ऊपर दिखाई पड़ता है, मतलब और दूर हो जाता है। जबकि हम अगर एयर से किसी डेंसर मीडियम में देखते हैं तो जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो कुछ ऊपर दिखाई पड़ता है, मतलब पास में दिखाई पड़ता है, जहाँ होता है वहाँ दिखाई नहीं पड़ता। उसी तरीके से देखिए हमने बोला कि अगर डेंसर मीडियम में कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है और आप रेयरर मीडियम से देख रहे हैं तो ये आपको कुछ ऊपर दिखाई पड़ेगा, ठीक है, मतलब पास दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर यहीं पे आप डेंसर मीडियम से किसी पार्टिकल को देखें तो वो और दूर दिखाई पड़ता है। बात समझ में आ रही है? तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसको भी अपन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम जैसे मान लीजिए कि ये तालाब है, ठीक है, और इस तालाब में से मान लो कि आप नहा रहे हो और ये आपकी आँख है, ठीक है, मतलब आई, ये दिया गया है। और यहाँ पे हम सपोज़ कर लेते हैं कि एक चिड़िया है, हम चिड़िया आप समझ लेना यही चिड़िया है, ठीक है, और ये है h हाइट पे, यहाँ से ये कैपिटल H हाइट पे है। तो जब हम इस वाटर में से इसको देखेंगे तो ये इतना नज़दीक नहीं दिखाई पड़ेगा, ये कुछ ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ऊपर कुछ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में हमें दिखाई पड़ेगा दूर, और दूर का मतलब कुछ ऐसा, और हम मान लेते हैं कि जो शिफ्ट हुआ है वो ये है, मतलब ये स्मॉल h शिफ्ट हुआ है, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये आपकी इमेज थी। अब हमें शिफ्टिंग अगर देखना हो, हम मान लें कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपीयरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ इज़ इक्वल्स टू। अब देखिए यहाँ पे हम लिखते थे n अपॉन n, अब हम समझते हैं कौन सा n है। तो देखिए ये जो n है वो n है जहाँ से हम, या जिस मीडियम में से हम बॉडी को देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हम कहाँ से देख रहे हैं, वाटर के मीडियम से, यानी कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है n2,
तो हम लिखेंगे N2, और जिस मीडियम में हम देख रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी N1। ठीक है। अगर अपीयरेंट डेप्थ की बात करें तो स्मॉल एच, रियल डेप्थ जो है वो कैपिटल एच यानी कि ये है, इज़ इक्वल्स टू, अगर इसकी बात करें तो ये है N2/N1। ठीक है। अगर हम बात करें H की तो ये आ जाएगा N2/N1 इंटू एच, ये आ गया। इसी तरीके से अगर शिफ्ट देखा जाए, अगर हम शिफ्ट देखें यानी कि शिफ्टिंग, तो शिफ्टिंग को हम बोलेंगे ओ आई, तो ओ आई इज़ इक्वल्स टू आ जाएगा स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच, क्योंकि हमें ये देखना है, यही शिफ्टिंग है, तो हम लिखेंगे स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच। बात समझ में आई। अगर स्मॉल एच की बात करें तो ये दिया गया है N2/N1 इंटू एच माइनस एच। अगर यहाँ से कॉमन लिया जाए तो एच कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा N2/N1 माइनस 1, ये बचेगा। ठीक है। तो जो शिफ्ट है वो इतना हुआ है। तो इसे भी आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा कि अगर हम डेंसर मीडियम में थे और डेंसर मीडियम से किसी रेयरर मीडियम में किसी बॉडी को देखें तो वो ऊपर शिफ्ट हो जाती है। अगर हम रेयरर मीडियम से डेंसर में मीडियम में देखें तो बॉडी हमें और पास दिखाई पड़ती है, जबकि अगर डेंसर से देखें तो बॉडी और दूर दिखाई पड़ती है। ठीक है। मतलब अगर आप किसी तालाब में नहा रहे हों और बाहर पेड़ को देखें, बाहर अगर कोई पेड़ है तो वो पेड़ अपने ओरिजिनल प्लेस पे दिखाई नहीं पड़ेगा, एक्चुअल में वो पेड़ और दूर आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है। इतनी बात समझ गए। चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो अब हम ग्लास स्लैब की बात कर लेते हैं कि ग्लास स्लैब में वो शिफ्टिंग हमें किस तरीके से दिखाई पड़ती है। देखिए, ये लेक्चर कुल मिला के काफ़ी तगड़ा है और आप सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं ग्लास स्लैब की। ग्लास स्लैब, अब इसमें देखिए, जैसे ये कोई ग्लास स्लैब है, ये इसी तरीके का होता है। ठीक है। और हम मान लेते हैं, इसमें ध्यान से देखिएगा, ग्लास स्लैब में यहाँ पे जैसे हम क्या कर रहे हैं कि ग्लास स्लैब को टेबल पे रख रहे हैं और टेबल पे एक पॉइंट कर दे रहे हैं, मतलब कॉइन है, कॉइन ऐसे रखा गया है और ऊपर से हम ग्लास स्लैब रख दे रहे हैं। ठीक है। जैसे ये था, ठीक, ये ग्लास, ये मतलब कि ये टेबल था और टेबल के ऊपर ये हमने एक कॉइन रखा और इस कॉइन के ऊपर हमने ग्लास स्लैब रख दिया। ठीक है। अब हम देखना चाहते हैं कि ये कॉइन किधर को शिफ्ट होगा, मतलब हमें दूर दिखाई पड़ेगा कि पास दिखाई पड़ेगा। तो देखिए, आप देख रहे हैं रेयरर मीडियम से, ठीक है, और ये डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 मान लेते हैं। तो देखिए एक्चुअल में क्या होगा कि ये कुछ ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ये कॉइन जो कुछ ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अगर हम इसकी थिकनेस मान लें T, तो टोटल यानी कि रियल डेप्थ कितनी है, T के बराबर। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो इसे हम मान लेते हैं स्मॉल एच, स्मॉल एच, तो ये ऑब्जेक्ट था, ये इसकी इमेज है। ठीक है। और यही हमें शिफ्टिंग देखनी है, यही शिफ्टिंग है और यही हमें देखनी है। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पे अगर कोई कॉइन रखा गया है तो ये कुछ ऊपर शिफ्ट हो जाता है, मतलब अगर हम रेयरर मीडियम से इस कॉइन को देखें तो ये पास में दिखाई पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। चलिए, अगर ये चीज़ें आप समझ रहे हैं तो अब शिफ्टिंग थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे स्मॉल एच यानी अपीयरेंट डेप्थ की। तो अपीयरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ इज़ इक्वल्स टू N/N। और देखिए ये N क्या है, जहाँ से हम देखते हैं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है और जिस मीडियम में देख रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। तो ये अपीयरेंट डेप्थ कितना है, स्मॉल एच, और इसकी मतलब अगर रियल डेप्थ की बात करें तो वो T के बराबर है, यानी थिकनेस के बराबर है, इज़ इक्वल्स टू N1/N2, ये हो जाएगा। अगर हम H की बात करें तो ये है N1/N2 इंटू T, ये दे दिया गया है। ठीक है। मतलब जो हाइट है यानी कि जो जो अपीयरेंट डेप्थ है, अपीयरेंट डेप्थ इतनी है। अगर हम यहीं पे बात करें शिफ्टिंग की, ध्यान से देखिएगा, अगर हम शिफ्टिंग की बात करें तो शिफ्टिंग देखिए कितना होगा। हम बोलेंगे OI, तो लिखेंगे OI इज़ इक्वल्स टू,
अब t माइनस एच, तो यहाँ पे लिख देंगे t माइनस एच, ठीक है। अब देखिए ओ आई इज इक्वल्स टू टी, तो t है, माइनस अगर h की बात करें तो n1 अपॉन n2 है, इंटू टी लिख देंगे, तो ओ आई की जो वैल्यू आ जाएगी t कॉमन 1 माइनस n1 अपॉन n2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो शिफ्टिंग ये आ गई। कहीं पे आपको कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। तो देखिए हम इसमें मैथमेटिकली भी प्रूफ कर पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो देखिए अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो मेन चीज़ें आपकी क्या थी? मेन चीज़ें ये समझना था कि अगर किसी कॉइन को बॉटम में रखते हैं और रेयर मीडियम से देखते हैं तो हमें कुछ वो नज़दीक दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और कितना नज़दीक दिखाई पड़ेगा वो भी हम देख चुके, कितना शिफ्ट होगा वो भी हम देख चुके। तो खैर ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ठीक है। तो हेडिंग हमारी है रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्लैब, ठीक है। ये है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अगर हम स्लैब की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये कोई स्लैब हमने ले लिया, ये कोई ग्लास स्लैब है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, हम किसी रे को इसके ऊपर गिरा रहे हैं, ठीक है। जैसे किसी एक मोनोक्रोमेटिक लाइट रे को हम डाल रहे हैं, तो देखिए होगा क्या, यहाँ पे ये एयर है और ये ग्लास स्लैब है, ठीक है। ये ग्लास स्लैब है, तो जो ये है ये डेंसर मीडियम होगा और एयर क्या है? रेयरर मीडियम। तो हमें एक बात पता है कि जब हम रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करते हैं तो जो लाइट रे है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, ये बेंड हो गई। अब आगे की बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब ये डेंसर मीडियम से फिर से रेयरर मीडियम में जा रहा है तो ये नॉर्मल से दूर हट जाता है, नॉर्मल से दूर हट जाता है और ये कुछ इस तरीके से जाता है, ठीक। अब एक बात और ध्यान आपको रखनी है, ध्यान क्या रखनी है कि ये जो लाइट रे आ रही थी, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये सीधे चला जाता, सीधे चला जाता और सीधे चला जाता, और ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है। और इनके बीच में कुछ डिफरेंस होता है, कुछ डिस्टेंस होती है, और इसी डिस्टेंस को बोलते हैं, इसी डिस्टेंस को लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। क्या बोलते हैं अपन? लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट ये बोला जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये होता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर हम इस लाइट रे की बात करें, अगर ये आई एंगल पे इंसिडेंट हो रही है और आर एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो देखिए अब ये ग्लास स्लैब है, मीडियम सेम होगा, तो ये जो टकराएगी ये आर एंगल पे ही टकराती है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। अगर आई एंगल से एंटर करती है, इसके ऊपर टकराती है और एंटर करती है, और आर एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होती है, फिर से जब एयर में जाने को होता है तो देखिए इसके पहले ये जब टकराती है इस ग्लास स्लैब के इस किनारे पे, तो ये आर एंगल पे ही टकराती है, ठीक है। और जब बाहर निकलती है तो हम बोलते हैं कि ई एंगल पे निकलती है, इसको इमर्जेंस एंगल बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, आई और ई की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है, मतलब हम बोलते हैं कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल ई, ठीक। इसको बोला जाता है इमर्जेंट एंगल, ठीक है, ये बोला जाता है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा कि इसे इमर्जेंस एंगल बोलेंगे। और यहाँ पे इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, बात ध्यान रहेगी। और देखिए जो ओरिजिनल लाइट रे जा रही थी उसके बीच की डिस्टेंस और इसके ये जो इमर्जेंट रे है इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को बोला जाता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट, मतलब लाइट रे कितना डिस्प्लेस हुई है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे TIR के बारे में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये हम देखना चाहते हैं। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है
और इसे आप अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। ठीक है, हम बात करने जा रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, होता ये है कि ये कोई मीडियम है, ठीक है, ये बाउंड्री है और इस बाउंड्री के इधर रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम है और ये आपका डेंसर मीडियम है। अब ध्यान आपको क्या रखना है, ये देखिए, ये हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस तभी देखते हैं जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाने की कोशिश करती है। ठीक है, जैसे ये कोई पार्टिकल था, ठीक है, और यहाँ से लाइट रे निकली और निकल के इसके ऊपर टकराई। अब ध्यान से आप चीज़ों को देखिएगा। ठीक है, ये टकराई और टकराने के बाद देखिए ये डेंसर मीडियम था और डेंसर मीडियम में हम बोलते हैं एंगल आई है, तो ये जो बाहर की तरफ एंटर करे, बाहर की तरफ निकलेगी, वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, क्योंकि डेंसर से रेयरर मीडियम में कभी भी लाइट रह जाती है तो वो नॉर्मल से दूर हट जाती है। ठीक है, इसे हम बोल देंगे आर। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब एक और देखते हैं यहाँ पे ये चीज़। ठीक है, एक और देखते हैं, ये गई लाइट रे और जब लाइट रे इस सरफेस से टकराई तो ध्यान से देखिएगा, यहीं पे हम समझ लेते हैं ये लाइट रे कुछ इस तरीके से गई है। ठीक, मतलब हम बोल रहे हैं कि ये I1 है और ये हो गया है R1, मतलब जो I1 है वो I से ज़्यादा है, तो जो R1 है वो भी R से ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से एक और लाइट रे निकली, यहाँ पे बाउंड्री पे टकराई और टकराने के बाद क्या हुआ कि ये इसके पैरेलल चली जाती है। बात समझ में आ रही है, इसके पैरेलल चली जाती है, यानी कि यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। एंगल कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है, और इसको बोल देंगे हम I2। लेकिन जो I2 आपका होता है और यही होता है IC के बराबर। तो खैर ये चीज़ें अभी हम देखेंगे, एक बार और देख लेते हैं। लाइट रे, एक लाइट रे निकली और इस बाउंड्री पे जाके टकराई। ठीक है, और इस बाउंड्री पे हम बोल देते हैं इसे I3। जब I3 की वैल्यू हम बोल दें, अब देखिए जो I3 की वैल्यू है वो I2 से ज़्यादा है, मतलब ये है कि अब लाइट रे उसी मीडियम में वापस आ जाती है। मतलब डेंसर मीडियम से गई लाइट रे, बाउंड्री से टकराई, फिर डेंसर मीडियम में वापस आ गई। ठीक है, और यहाँ पे हम बोल देते हैं ये जो वापस आई है ये R3 से वापस आई है। ठीक है, और यहाँ पे रिफ्लेक्शन वाले केस में हम जानते हैं कि I और R दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो हम बोलेंगे I3 इज इक्वल्स टू R3, ये होगा। बात समझ में आ रही है। चलिए अब ध्यान से यहाँ पे देखिए, हम इस वाले पोर्शन को देखेंगे। जो एक्चुअल में I2 है, I2 वो I3 से कम है, I3 से कम है, लेकिन I3 वाले केस में क्या हो रहा है कि I3 से जब इस पे टकराती है तो वो उसी मीडियम में वापस आ जाती है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि I3 I2 से ज़्यादा है, और I2 की जो वैल्यू है, I2 की वैल्यू है, इसको बोला जाता है IC, यानी कि I2 को ही बोला जाता है IC, और इसी को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल इसे ही बोला जाता है। मतलब लाइट रे जो है वो टकराती है I2 और I2 को अपन बोल दें IC से। ठीक है, मतलब जब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाता है, तो जो जिस एंगल से लाइट रे इंसिडेंट करती है, टकराती है जाके इस बाउंड्री से, उस एंगल को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्शन का केस तभी आता है जब IC की वैल्यू I3 से कम हो। मतलब हम बोल दें कि इससे अगर हम ज़्यादा एंगल पे लाइट रे को इंसिडेंट करा रहे हैं तो ये रिफ्लेक्शन का केस बन जाएगा, मतलब लाइट रे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब देखिए यहाँ पे देखा हमने कि एक लाइट रे डेंसर मीडियम से चली, बाउंड्री से टकराई, फिर उसी मीडियम में वापस आ गई। इसी केस को बोला जाता है TIR,
मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी इसी को बोलते हैं अपन TIR। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप ध्यान रखिएगा इस वाले पोर्शन पे, इस वाले पोर्शन को आप बिल्कुल अब ध्यान मत दीजिए। हम ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सा एंगल है जिस पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस देखने को मिलता है। तो अभी हमने देखा कि जब IC की वैल्यू यानी I3 की वैल्यू IC से ज़्यादा हो जाता है तभी जाके TIR का केस देखने को मिलता है। बात समझ में आई। अब चलिए इसे प्रूव कर देते हैं बाय स्नेल्स लॉ। अब हम स्नेल्स लॉ से देखना चाहते हैं कि वो कौन सा एंगल है यानी IC की वो कौन सी वैल्यू है जिस पे TIR देखने को मिलता है। तो हम बोलेंगे बाय स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ के हिसाब से इस वाले पोर्शन पे केवल ध्यान देना है अपने को, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं N1 यानी कि इसको हम बोल दें वाटर, ठीक है। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं N एयर, या फिर इसको हम ऐसे भी चाहें तो N डेंसर है, ND भी बोल सकते हैं, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। और इसको हम बोल सकते हैं NR यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम। अब हम स्नेल्स लॉ लगाना चाहते हैं तो देखिए हम क्या बोलते थे कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी ND इंटू साइन। अब देखिए साइन ये क्या है IC इज इक्वल्स टू, अब हम बोलेंगे NR, तो NR इंटू साइन R, और साइन R की वैल्यू कितनी दे रखी है 90 डिग्री। और हम सबको पता है कि साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है, ये पता है। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ से निकालेंगे, अगर इसकी बात करें तो ये 1 हो गया, तो यहाँ से लिखेंगे साइन IC इज इक्वल्स टू NR अपॉन ND, ये लिख देंगे। बात समझ में आ रही है। अब इसे हम लिख सकते हैं IC इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स NR अपॉन ND, हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो क्रिटिकल एंगल आया है वो आया है साइन इनवर्स NR अपॉन ND। अब बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ये एक नई चीज़ आपको देखने को मिली है कि वो हमने साइन इनवर्स क्या लिख दिया है। तो ध्यान से देखिएगा, जब इस तरीके का आता है कुछ भी देखने को, तो जब हम इसकी वैल्यू लिखना चाहते हैं तो ये इधर जब आता है तो वो इन्वर्स के फॉर्म में आता है। आप बस इसे ध्यान रखिएगा कि इसको बोला जाता है साइन इनवर्स। क्या बोलते हैं? साइन इनवर्स, ये बोला जाता है, ठीक है। अब इसी चीज़ को देखिए, मान लीजिए कि अगर साइन थीटा की वैल्यू अगर 1 दे रखी है तो थीटा को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1, ठीक है। इसी तरीके से अगर साइन थीटा की वैल्यू मान लो कि 1/2 दे रखी है तो थीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/2। इसी तरीके से अगर कॉस थीटा की वैल्यू मान लो कि इसको हम बोल दें कि √3/2 दे रखी है तो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी साइन इनवर्स √3/2। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से लिखते हैं। तो खैर ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। अब चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, TIR वाले केस में। तो अभी हमने देखा कि जो क्रिटिकल एंगल आया है, क्रिटिकल एंगल का मतलब जो IC की वैल्यू आई है वो आई है साइन इनवर्स, IC की वैल्यू है वो है साइन इनवर्स NR अपॉन ND। अब ध्यान से देखिए, हम मान लेते हैं कि जो रेयरर मीडियम था वो एयर था, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें सबको पता है 1 होता है, और जो डेंसर मीडियम था इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम n मान ले रहे हैं, ऐसा मान ले रहे हैं, ठीक है। तो NR की वैल्यू कितनी है 1 और ND की वैल्यू कितनी है n। तो जो IC आएगा वो आएगा साइन इनवर्स, यहाँ पे NR के प्लेस पे 1 अपॉन n, ये आ जाएगी साइन इनवर्स 1 अपॉन n, ये आएगी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू। मत समझ में आ रही है। तो देखिए अगर हम बात करें कि इसके एप्लीकेशन को, तो इसका एप्लीकेशन हमें देखने को मिलता है जैसे मिरेज, राजस्थान में
जो देखते हैं मिरेज, मिरेज का मतलब होता है कि आपने ये सुना होगा, हिस्ट्री वगैरह ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ा होगा कि राजस्थान में जैसे क्या होता है, जहाँ पे बालू वगैरह होता है, सैंड, तो वहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि जब हम दूर से देखते हैं किसी पेड़ को तो पानी नज़र आता है ना, वहाँ पे पानी नज़र आता है, ऐसा लगता है जैसे वहाँ तालाब है। तो उसी चक्कर में बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं, मतलब मर भी जाते हैं, क्योंकि वो भ्रम हो जाता है, भ्रम हो जाता है कि यहाँ पे पानी है, जबकि जब पास में जाते हैं तो पानी दिखता नहीं है। ठीक है, ये इस कारण होता है, मतलब कि TIR के कारण होता है। TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ये केस देखने को मिलता है। उसी तरीके से आप देखते हैं डायमंड का चमकना, जो हीरा है वो बहुत ज़्यादा चमकता है। जैसे ही एक लाइट रे अंदर एंटर की तो हीरे को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया होता है कि जो उसका TIR है, मतलब कि जो इंसिडेंट एंगल है, मतलब जो एंगल बाहर निकलने के लिए टकराता है, वो एक्चुअल में TIR से बड़ा होता है, मतलब क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है। इसी वजह से वो लाइट रे बाहर नहीं आ पाती है। ठीक है, मतलब जैसे हमने बोला कि ये हीरे की एक परत है, यानी कि ये इसका किनारा है, जैसे ही लाइट रे इसके अंदर एंटर करता है तो हम देखते हैं कि जो ये आई है, ये आई IC से ज़्यादा होता है हमेशा, ये आई IC से ज़्यादा होता है हमेशा। इसी वजह से क्या होता है कि ये लाइट रे अगेन उसी मीडियम में वापस आ जाती है। तो हीरे को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि जो इंसिडेंट एंगल होता है वो रिफ्रैक्टेड एंगल से ज़्यादा, वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है, इसीलिए वो लाइट रे उस हीरे के अंदर ही घूमते रहती है। ठीक है, और इसी वजह से हीरा बहुत ही ज़्यादा चमकता है। मिरेज की बात हमने कर ली, जैसे वो भ्रम हो जाता है पेड़ की पानी है। ठीक है, इसी तरीके से लूमिंग, लूमिंग को आप जैसे अगर आप यहाँ पे जाएं बर्फीले क्षेत्र में, ठीक है, जैसे हिमाचल वगैरह की पहाड़ियों पे जाएं जहाँ पे बर्फ़ जमा होता है, वहाँ पे आप देखेंगे इग्लू, इग्लू यानी जिसको लूमिंग बोला, इग्लू। तो इग्लू जो देखेंगे आप जब दूर से देखेंगे तो वो हवा में ऐसे लटकता हुआ नज़र आता है, मतलब कि वो अगर ऐसे हो, समझिए कि वो इस तरीके से ऐसे है, तो आप जब दूर से उसको देखेंगे तो वो ऐसे नज़र आएगा। ठीक है, ये केवल और केवल होता है TIR के कारण। अगर हम बात करें इसी तरीके से ऑप्टिकल फाइबर की, जिसे अब आप सभी लोग जान चुके हैं कि ऑप्टिकल फाइबर वगैरह क्या होती है, अगर नहीं पता है तो ये चीज़ जान लीजिए। जैसे ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हम, मतलब ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करके हम एनर्जी लॉस को बचाते हैं। जैसे हमारे जो ये इंटरनेट वगैरह आता है वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही आता है। ठीक है, जो उसके अंदर रेज होती हैं, जो इंटरनेट की रेज होती हैं, वो रेज क्या करती हैं, उस ऑप्टिकल फाइबर में टकराती हैं और टकरा के बिना एनर्जी लॉस किए एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाती हैं। ठीक है, तो ये होता है ऑप्टिकल फाइबर, और ऑप्टिकल फाइबर में भी TIR का यूज़ किया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये होता है हमारा आज का लेक्चर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे देखेंगे। ठीक है, और हम मिरेज वगैरह, लूमिंग वगैरह भी अपना एक अलग से लेक्चर बनेगा, उसमें देखेंगे इसका एप्लीकेशन कि मिरेज वगैरह कैसे बनता है, लूमिंग वगैरह कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है।